हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जीएस सेकंड का। जीएस सेकंड मेंस, जिसमें हम टॉपिक की बात कर रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें हम कुछ टॉपिक पहले कर चुके हैं। टॉपिक्स को देखते हैं हम यहाँ पे। टॉपिक्स जो हमने लास्ट टाइम किया था 8 तक कर लिया था। ठीक है, तो 1 to 8 तक कवर हो चुका है। अभी हम देखेंगे 9th टॉपिक, जिसमें एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल है। ये बिल को आप हटा के यहाँ पर एक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पास हो चुका है 2020 में ही। एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए, हाँ, मैंने आपको कहा था कि एथिक्स की यहाँ पर एक वर्कशॉप होने वाली है, एथिक्स जीएस पेपर 4 की। ठीक है, आज 17 है ना, 18 तारीख को, यानी कि 18 दिसंबर को शाम में आपको 6 बजे, शाम में 6 बजे, 6 PM में, 6 PM में आपको ये वर्कशॉप होगी, जिसमें हम पूरी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। ओके, और किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या है सिलेबस को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, और हम लोग किस तरीके से इसको कवर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, और कुछ फ्रेमवर्क भी देखेंगे हम, कि किस तरीके से इसके जो केस स्टडीज वगैरह होते हैं या क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उनका सॉल्यूशन हमें करना चाहिए। तो करीब आपको 1.5 घंटे का, यानी कि 6 बजे से लेके आप 7:30 बजे तक मान के चलिए, तो 6 से 7:30 तक आपको ये देखने को मिलेगा। तो करीब 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे ये, आपको कम से कम 1.5 घंटे का तो होगा ही, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 2 घंटे भी हो सकता है, तो 2 घंटे का समय लेके चलिएगा। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से कम समय में इसको कर पाए। ठीक है, तो कल यानी कि 18 तारीख को, 18 दिसंबर को शाम में 6 बजे यूट्यूब पर ही लाइव होगा आपको। ठीक है, तो भी यहाँ पर वर्कशॉप करने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, ये क्या है, अमेंडमेंट एक्ट। तो ओरिजिनल एक्ट क्या है? ओरिजिनल एक्ट है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ध्यान रखिएगा, 1897 है, 1897। यानी कि ये कॉलोनियल टाइप का ये आपको एक्ट बना हुआ था। तो उसमें अमेंडमेंट किया गया है 2020 में। ठीक है, तो 1897 है, ब्रिटिश टाइम का ये एक्ट था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको जो चेंजेस किए गए हैं पुराने एक्ट में, जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो इसमें जो जनरली चेंजेस किए गए हैं, तो ये तो पहली चीज इसमें चेंज है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इनका डेफिनेशन चेंज किया गया है इसमें। यानी कि कौन वो कौन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या पर्सनल के नाम से जानेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि किस तरीके से इस तरीके जो एपिडेमिक डिजीज होते हैं, इनको कॉम्बैट करने के लिए, रोकने के लिए, फैलने के लिए क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कभी कभी आप देखेंगे डेथ हो जाती है लोगों की। ठीक है, लोगों की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल्स में। तो उस वजह से क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो डॉक्टर्स को मारने पीटने लगते हैं, या जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उन पर वो अटैक कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हॉस्पिटल है या फिर आपकी क्लिनिक वगैरह है, इनकी वहां पर भी आपको तोड़फोड़ देखने को मिलता है। तो वायलेंस जैसा माहौल हो जाता है इस कंडीशन में। तो इन सब चीज़ों को भी टैकल किया जा सके, किस तरीके से इन लोगों को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं इस नए एक्ट में। तो काफ़ी हॉलिस्टिक तरीके से विस्तार से देखेंगे, और क्यों है, क्या है, और इसमें क्या क्या सोल्यूशन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि सैलिएंट फीचर्स क्या है, यानी कि कौन कौन से यहाँ पे प्रोविजंस ऐड किए गए हैं नए वाले एक्ट में। तो सबसे पहला तो डेफिनेशन, कि हेल्थ प्रोफेशनल किनको कहा जाएगा। ठीक है, तो उस डेफिनेशन के तहत आप यहाँ पे देखेंगे कि हेल्थ प्रोफेशनल को जो भी पर्सन एट रिस्क ऑफ कॉम्बैटिंग द एपिडेमिक डिजीज, ठीक है, एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द एपिडेमिक डिजीज व्हाइल कैरिंग आउट ड्यूटीज रिलेटेड टू द एपिडेमिक। यानी कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि ये जो एपिडेमिक्स है इनको कंट्रोल करने में अपनी ड्यूटी जो कर रहा है, और अपनी ड्यूटी करने के दौरान ऐसे पर्सन्स जो कि बीमारी से ग्रसित हैं उनके कांटेक्ट में आता है। ठीक है, या फिर उसके पूरे सिनेरियो में लगा हुआ है, उसके सारे ड्यूटी परफॉर्म करने में लगा हुआ है, तो वो सारे लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पे जाने जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन को यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार किया गया है। इसके बाद यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रोटेक्शन भी मिलेंगे हेल्थ केयर पर्सन को। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे केसेस में वायलेंस भी हो जाते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल या क्लिनिक में, तो डॉक्टर पे अटैक्स वगैरह होते हैं, या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वहाँ पे अटैक होते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, लाइक हॉस्पिटल हो, क्लिनिक वगैरह हो, या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी
डैमेज अगर होती है इस दौरान, तो वैसे लोगों के अगेंस्ट भी यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी ऐड किया गया है, ठीक है। और इस दौरान अगर किसी हेल्थ पर्सनल का डेथ हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने अटैक कर दिया किसी डॉक्टर पे, किसी नर्स पे, या कोई भी प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर है, तो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और कंपनसेशन कौन देगा? सरकार नहीं, जो कन्विक्टेड पर्सन होगा, जिसने अटैक किया था और जिसकी वजह से उन्हें लॉस हुआ है, ठीक है, वो पे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सरकार नहीं पे करेगी, यहाँ पे वो पर्सन पे करेंगे उस चीज को। इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है कि अगर इस तरीके के केसेस दर्ज किए जाते हैं जहां पर इस तरीके का वायलेंस है, अटैक हुआ है, तो इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का काम जो होगा वो पुलिस ऑफिसर करेगा, जिसका रैंक इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो एएसआई नहीं कर सकते हैं, फिर एसआई वगैरह नहीं कर सकते हैं। एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, तो ये दोनों लोग नहीं कर सकते हैं। और इसके ऊपर होता है इंस्पेक्टर, तो कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का वो अधिकारी होना चाहिए, वही करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इसके तहत पावर दिए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि किसी शिप या जो वेसल्स होते हैं जो कि पोर्ट पर आ रही है या पोर्ट से जा रही है, ठीक है, अराइविंग और लिविंग एट एनी पोर्ट, उनको इंस्पेक्शन करने का अधिकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो पोर्ट पर से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, आउटब्रेक के दौरान, यानी कि जब डिजीज का आउटब्रेक हुआ है उस दौरान अगर पोर्ट से वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसको डिटेंशन, उसको करने का अधिकार भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। तो मेनली ये है क्यों कि अगर कोई, आपने देखा है कि बहुत लोग एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं, कोई शिप के थ्रू आता है, कोई प्लेन के थ्रू आता है, कोई लैंड के थ्रू आ रहा है, तो जनरली ये लोग फिर घुस जाते हैं और पब्लिक में मिल जाते हैं, और फिर जो स्प्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन लोगों को वहीं पर पकड़ा जाए, टेस्ट वगैरह किया जाए, क्वारंटाइन रखा जाए, एंड देन ये सारा प्रोसेस भी आपको देखने को मिला था। तो इससे आपको, सरकार को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलता है। इसके अलावा हम ट्रायल की बात करते हैं कि जो भी ये ट्रायल होता है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन को आपको 1 साल के अंदर ही कंप्लीट करना होगा, ठीक है, शुड बी कंक्लूडेड विद इन 1 ईयर। अगर 1 साल में ही कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वैसे केस में क्या होगा, जज क्या करेंगे कि रीजन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रीजन को, कि 1 साल के अंदर ये क्यों नहीं हो पाया इसका ट्रायल पूरा, और फिर उसको 1 साल और उसके जो वैलिडिटी है या फिर जो टाइम है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो जनरली इसको 1 ईयर होगा ट्रायल को पूरा करने का। अगर नहीं हो पाता है तो जज को वहाँ पे एक रिटेन रिकॉर्ड रखना होगा रीजन कि क्यों नहीं हो पाया, एंड देन उसके पीरियड को और एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके बाद इसमें एक ऐड किया गया है कंटेनमेंट का, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया है कि इस तरीके की जो डिजीज होती है इनकी स्प्रेड को रोकने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स जो स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी लगे कि लिया जा सकता है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी स्वतंत्र है वैसे नेसेसरी स्टेप्स को लेने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ न्यू प्रोविजंस या न्यू आपको पॉइंट्स जो है ये नए एक्ट में ऐड किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि चैलेंजेस और इश्यूज क्या है, कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, या फिर इसमें किस तरीके का वर्ड का यूज किया गया है, जो कुछ वर्ड है जो वेग है काफी, जिसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। ओके, कुछ प्रोविजंस जो होते हैं अनइथिकल है या फिर उनका कोई मतलब नहीं है इसमें रखना। तो मेनली वही है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं या फिर इश्यू चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज है, यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि एक्ट डज नॉट गिव एनी गाइडलाइंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल कमिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम विच कैन एक्ट अपॉन द इमरजेंसी इन प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रिकॉशनरी मैनर्स, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इस एक्ट में ऐसा कोई एक स्पेशल कमिटी की व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही कोई डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की व्यवस्था की गई है कि ऐसे केस में कोई इमरजेंसी जो केस होता है, स्प्रेड हो रहा है, आउटब्रेक हो रहा है डिजीज का, तो वहाँ पे कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स ले पाए, ठीक है। तो ऐसा कोई यहाँ पर कमेटी या किसी इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था नहीं की गई है। जब ऐसा आउटब्रेक होता है देन गवर्नमेंट क्या करती है, अपना मीटिंग करना स्टार्ट करती है और देन उसके बाद सारी चीजें की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रिकॉशनरी तरीके से, यानी कि प्रिवेंशन के तरीके से वहाँ पे एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो एक्सपर्ट बॉडी हो, कमेटी हो, जो इस तरीके के मेजर्स ऑलरेडी ले सके। तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। एड डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात की गई है, इट इज साइलेंट ऑन द पार्ट ऑफ हाउ द वैक्सीन एंड ड्रग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो किस तरीके से वैक्सीन है या जो दवाइयाँ वगैरह है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यहाँ पर भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। आइसोलेशन मेथड्स की बात की जाए तो डज नॉट प्रोवाइड मेजर फॉर आइसोलेशन ऑफ द सस्पेक्टेड पेशेंट्स एंड आइसोलेशन सेंटर्स। जैसे हालांकि क्वारंटाइन वगैरह किया जाता था, तो क्वारंटाइन वगैरह किया जाता तो इसके लिए कोई इन्होंने रूल नहीं बनाया था कि किस तरीके से करेंगे, क्या क्या आपको गाइडलाइंस वगैरह होगी। गाइडलाइंस उन्होंने दिया था बट इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन एक्ट,
तो जब तक एक्ट में उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको इसमें इंक्लूड नहीं है। लैक ऑफ डेफिनेशन ऑफ एपिडेमिक, यहाँ पर एपिडेमिक जो टर्म है उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें सब सिर्फ कह दिया गया है कि एपिडेमिक। अब एपिडेमिक को सरकार किस तरीके से लेती है, गवर्नमेंट किस तरीके से इसको मानती है, ये एक काफी वेग वर्ड है। गवर्नमेंट किसी भी चीज को एपिडेमिक के अंडर पे मान सकते हैं जब तक कि इसको सही तरीके से डिफाइन न किया जाए। इसके अलावा नो स्पेसिफिक डिसओबीडियंस प्रोविजंस, ठीक है, तो इसका है कि इट रिलाइज ऑन जनरल डिसओबीडियंस स्टेटस। तो कोई भी ऐसा इसमें प्रोविजन नहीं है कि अगर कोई इसको नहीं मानता है तो किस तरीके से उसको टैकल करना है। और जो भी यहाँ पे देखेंगे ना कि कुछ जो पिनल एक्टिविटीज रखी गई हैं, तो मात्र पिनल एक्टिविटीज है क्या, मात्र 6 महीने की सजा होगी और 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा जो भी इस रूल को वायलेट करेगा। इसका मतलब क्या है, मात्र 6 महीने की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना, ये तो डिटरेंस क्रिएट ही नहीं करेगा ना उस तरीके से। अगर डिटरेंस आपको क्रिएट करना है ऐसी चीजों के लिए, ये इमरजेंसी वाली चीज है, ऐसे साधारण चीज नहीं है। तो इमरजेंसी वाली चीजों में अगर आपको डिटरेंस क्रिएट करना है तो आपका पिनल जो होना चाहिए ना, वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। वहां पर 1,000 रुपये दे के छोड़ दे रहे हैं तो वो तो फिर तो कई सारे वॉलेशन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, कुछ वेग टर्म्स हैं। जैसे वेग टर्म्स में कहा गया कि एक वर्ड की यूज किया है सेटिस्फाइड, यानी कि गवर्नमेंट को जब ये सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि गवर्नमेंट को जब लगे कि हाँ ऐसी कोई सिचुएशन पेंडेमिक टाइप की आई हुई है और इस तरीके के नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट किसी तरीके की स्टेप ले सकती है। ठीक है, अब सेटिस्फाई का मतलब ये होना कि गवर्नमेंट कई तरीके के मेजर्स ले सकती है। सेटिस्फाई होने के मतलब क्या है, यहाँ पे ज्यादातर चांसेस हो सकते हैं कि उल्टा काम होगा, यानी कि अनलॉफुल काम आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई आदमी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ में जाता है तो उसको भी इस एक्ट के तहत दबोच लेंगे, कहेंगे कि तुमने ये वोलेशन किया, वो वोलेशन किया। तो मेनली जो टर्म्स होती है ना कानून के अंदर में, उनको डेफिनेट तरीके से डिफाइन करना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार उसको गलत तरीके से यूज करती है। लैक ऑफ एरियल कवरेज, यहाँ पर देखेंगे ना केवल लैंड और सी रूट को कवर किया गया है। ठीक है, लैंड की लैंड से होकर जो हमारे बाउंड्री में इंटर करेगा, बॉर्डर पे इंटर करेगा, उसको पकड़ेंगे, हम क्वारंटाइन करेंगे। सी रूट से जो इंटर करेगा उसको क्वारंटाइन करेंगे। यहाँ पर एयर रूट की बात नहीं की गई। तो जब एयर रूट की बात नहीं की गई, इसका मतलब जो एयरप्लेन से आएगा उसको हम नहीं क्वारंटाइन करेंगे। ठीक है, वैसे किया जा रहा था लेकिन लॉ में नहीं लिखा होगा। ठीक है, अब वो चाहे तो कोर्ट का सहारा ले सकता है। वैसे कोर्ट इथिकल बेसिस पे कह देगा कि तुमको करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को कानून में भी तो लिखना चाहिए ना, एरियल रूट से भी कोई आ सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस और कुछ उसमें थोड़े से फ्लॉज दिखते हैं जिनको वहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में कि वे फॉरवर्ड क्या हो। तो वे फॉरवर्ड में 3-4 पॉइंट आपका होना चाहिए। एक तो डिजास्टर गाइडलाइंस है कि जो डिजास्टर आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2007 है, उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ उसके साथ पॉसिबल लीगल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स क्या हो सकते हैं डिजास्टर को कंट्रोल करने का, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ओके, पब्लिक हेल्थ बिल एक 2017 में आया था जो अभी तक पास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली पब्लिक हेल्थ के लिए था, डिजास्टर वगैरह को रोकने के लिए था, दवाइयों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वो सारी चीजों के लिए था। तो इसको भी पास किए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ जो डब्ल्यूएचओ के रेगुलेशंस होते हैं या डब्ल्यूएचओ जो अपने गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ऐसे सिचुएशंस में, उनको भी कंसिडर की जाने की जरूरत है और उनके अनुसार आप क्या करें, नेसेसरी जो भी स्टेप्स वगैरह होते हैं आप उसको उठा सकते हैं। स्टेट अकाउंटेबिलिटी की बात करें, इंश्योर इन्फॉर्मेटिव एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों होना चाहिए। आपने कोविड के समय पे देखा कि यहाँ पे सरकारें किस तरीके से काम कर रही थी। एक एक मोबाइल नंबर से, मात्र एक मोबाइल नंबर से समझिए कि 100 150 कोविड के केसेस हैं, आपको हॉस्पिटल में भर्ती है। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी। अब एक फैमिली में अगर एक मोबाइल नंबर है तो 100-150 लोग तो नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी देखेंगे ना कि कोविड जो डेथ होता था, कोविड के समय में जो डेथ होता था, सरकार की नज़र में इसका डेफिनेशन अलग था। सरकार का कहना ये था कि हम कोविड डेथ उसको मानते हैं जो हॉस्पिटल में हुआ, यानी कि हॉस्पिटल में हुआ है तभी हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितने डेथ हॉस्पिटल में हुए हैं ना, उससे कहीं ज्यादा डेथ हॉस्पिटल के बाहर सड़क पे हुए हैं, रोड पे। तो जो रोड पे डेथ हुए हैं ना, सरकार उन कोविड डेथ नहीं होती। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी भी कम होती है और नंबर जो होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। इन सब चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका कंक्लूजन के तौर पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं। और अच्छा पॉइंट इसमें लिखा गया है कि द एक्ट ऑल्दो अमेंडेड द स्टिल रिफ्लेक्ट्स मोस्टली द कॉलोनियल टाइम पीरियड। आपको पता है कि 1897 का ओरिजिनल एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन फिर भी ये कॉलोनियल टाइम पीरियड के कुछ चीजों को अभी भी रिफ्लेक्ट करता है। देयर मस्ट बी मोर एम्पावरमेंट गिवन
to it in light of the huge scale of COVID pandemic and ensure that proper guidelines are in place during the future। ठीक है, तो कोरोना पीरियड के अभी भी कुछ पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टमेंट की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, ताकि कोविड पेंडेमिक या फिर फ्यूचर में आने वाले जो भी आउटब्रेक्स हैं और उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो होलिस्टिक रूप में हमने यहाँ पे चर्चा की। इसके बाद जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा 10th टॉपिक, जिसमें हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, आपने FCRA का नाम सुना होगा, FCRA 2020, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा कि होम मिनिस्ट्री ने क्या किया था कि कई सारे एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे। तो ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस किया गया है। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे। मैं ये होप नहीं कर रहा हूँ कि बहुत लोग इसको देखेंगे, कम से कम 2 4 5 10 लोग भी देखेंगे, पॉइंट भी अगर नोट कर रहे होंगे ना, तो समझिए कि मेरा काम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 10th वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।